भगवानदास लोधी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं अखिलेश त्रिपाठी आपका इतिहास विषय में स्वागत करता हूं। हमारे पिछले वीडियोज आ रहे हैं फ्रांस की राज्य क्रांति के ऊपर आ रहे हैं। लगातार फ्रांस की राज्य क्रांति की प्रमुख घटनाएं हम बता रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने फ्रांस की राज्य क्रांति के मानवाधिकारों की घोषणा हो गई थी 27 अगस्त 1789 में, वहां तक हम पहुंच चुके थे। इसके आगे की क्या घटनाएं हुई उनका अध्ययन हम आज के वीडियो में करेंगे। अध्ययन क्या, उनको देखेंगे, सुनेंगे उनको। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति बीए पार्ट थर्ड ईयर का टॉपिक है ये। ठीक है, पेपर सेकंड का टॉपिक है ये। ठीक है, इसमें क्या था, फ्रांस की राज्य क्रांति की प्रमुख घटनाएं। सत्ताईस अगस्त को क्या हो गया था, 27 अगस्त 1789 में मानवाधिकारों की घोषणा हो गई थी। मानवाधिकारों की घोषणा हुई। उसी दौर में पेरिस में दो अफवाहों ने जन्म लिया। हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति में अफवाहों ने काफी जन्म लिए थे। उससे पहले बास्टिल के दुर्ग का पतन में हमने पढ़ा था कि किस तरह से अफवाह हुई और बास्टिल के दुर्ग का पतन हो गया। अभी भी दो अफवाहें काम कर रही थी। एक अफवाह तो ये फैल रही थी कि राजा वो सारे अपनी सारी सेना है वो पेरिस में इकट्ठी करने वाला है, और अनाज के गोडाउन है वहां पे सब में अनाज की खरीद की उसने आदेश दे दिया। वो सारे का सारा फ्रांस का अनाज का संग्रहण करना चाहता है और फ्रांस की जनता को भूखे मारेगा। ठीक है, एक अफवाह तो ये फैल रही थी, राजा के विरुद्ध अफवाहों का दौर था ये। दूसरी अफवाह ये थी कि वर्साय के महलों में जो लोग थे, जो सैनिक थे, उन्होंने तिरंगा झंडा था, लाल सफेद और नीले रंग का क्रांति का झंडा था, उसे पैरों के तले कुचला था। तो इस तरह की भावनाएं थी, ये भावनाएं एक राष्ट्रीयता को भड़काने वाली भावनाएं थी। इस तरह की अफवाहों का भी दौर था, ये भावनाएं भी भड़क रही थी। तो उसमें क्या हुआ कि 10,000 महिलाएं पेरिस से एक साथ वर्साय की तरफ कूच करती है। उन महिलाओं के साथ लाफायत जो नेशनल गार्ड का सेनापति है, वो भी उनके साथ होता है। महिलाएं जाती है राजा के महलों के पास। इसको हम सितंबर मार्च बोलेंगे, महिलाओं का सितंबर मार्च। ठीक है, इसमें लफायत भी उनके साथ होता है। महिलाएं पेरिस से वर्साय की तरफ जाती हैं, पेरिस से वर्साय की तरफ जाती हैं, और जब वहां पे पहुंच जाती हैं तो वो राजा को अपने साथ वापस लेके आती है। राजा को वो वहां पे खाली कर देते हैं वर्साय के महलों को। और वहां पे क्या है ना कि व्यंग्यात्मक रूप में एक जने ने तख्ती भी तान देता है कि वर्साय का महल किराए पे उपलब्ध है, फॉर रेंट। मतलब महिलाओं ने भी फ्रांस की राज्य क्रांति में अपना योगदान दे दिया है। अब क्या होता है कि सभा थी, सभा बनी हुई थी, राष्ट्रीय सभा, वहां पे तालेरा नाम का पादरी होता है, वो एक प्रस्ताव पारित करवाता है। वो प्रस्ताव था वो चर्च की संपत्ति को लेकर था, क्योंकि वाल्टर जैसे लोग ये सब चर्च के खिलाफ हुआ करते थे। और बौद्धिक प्रभाव भी फ्रांस की क्रांति में मौजूद है, हमने पढ़ा है। तो उसमें क्या होता है कि ये लोग उसके खिलाफ होते हैं, चर्च के खिलाफ होते हैं। तो तालेरा एक प्रस्ताव पारित करता है, वो कहता है क्यों ना चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। ठीक है, इस प्रस्ताव का समर्थन है वो मिराबो जैसे लोग करते हैं, और फिर मिराबो जैसे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सभा को इसको पारित करना ही था। 3 नवंबर को 1789 में राष्ट्रीय चर्च की संपत्तियां थी उनका राष्ट्रीयकरण करने का आदेश
पारित हो जाता है। इस एक आदेश से जो पादरी वगैरह थे, पादरी देखो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था फ्रांस में, पादरी वगैरह जो थे वो एकदम से कंगाल हो गए। जीविका यापन का जो समय, जीविका यापन का जो प्रश्न था वो उनके सामने आकर खड़ा हो गया, क्योंकि उनकी जो भी सारी संपत्ति जो उन्होंने संग्रहित की थी वो सब राष्ट्रीय हो चुकी थी। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक प्रभाव डालने वाला ये प्रस्ताव पारित हुआ था। लेकिन चूंकि फ्रांस एक परंपरावादी देश था, तो उसने क्या किया कि इन प्रस्तावों के ऊपर उसने फैसला किया कि भाई मुझे जो है कि हमें इतना ज्यादा इनको नुकसान नहीं करवाना है। तो उन्होंने कुछ नियम बनाए जिसको सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी का नाम दिया गया। उन्होंने जो चर्च की राष्ट्रीयकरण तो किया, लेकिन कुछ उनको छूट दे दी थी। ठीक है, तो इसमें आते हैं 3 नवंबर को चर्च की संपत्ति का, चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया गया। और किसके प्रस्ताव पे हुआ? प्रस्ताव किसने दिया? तालेरा। प्रस्ताव दिया तालेरा बिशप ने, और समर्थन किया मीराबो जैसे लोगों ने, समर्थन किया मीराबो ने। इसके उपलक्ष्य में एक कॉन्स्टिट्यूशन पारित हुआ, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी। सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी। इसमें पढ़ेंगे इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी में क्या क्या नियम थे वो हम देखेंगे कि क्या क्या उसमें प्रावधान किए गए। सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी। इसमें जो था कि धार्मिक इकाइयों की संख्या को सीमित कर दिया था। एक तो धार्मिक इकाइयों की संख्या को सीमित कर दिया, संख्या को सीमित कर दिया। एक इनका क्षेत्र भी निर्धारित कर दिया था कि यह धार्मिक इकाई इस क्षेत्र तक काम करेगी। है, धार्मिक इकाइयों का क्षेत्र निर्धारित कर दिया था। धार्मिक इकाइयों का क्षेत्र निर्धारित कर दिया। ठीक है, दूसरा उन्होंने किया था कि जो भी पादरी वगैरह हैं, पादरी या धार्मिक अधिकारी, धर्म अधिकारी जनता के द्वारा चुने जाएंगे, जनता के द्वारा चुने जाएंगे। इनको जो भी छुट्टियां हैं, वेतन है, वो सब राज्य के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है,
ये राज्य के प्रति उत्तरदायी होंगे, ये राज्य के कर्मचारी के समान छुट्टियां तथा वेतन भत्तों के हकदार होंगे, वेतन भत्तों के हकदार होंगे। मतलब एक तरीके से उनकी स्थिति डाउन कर दी थी। राज्य कर्मचारी से बहुत ऊपर हुआ करते थे पादरी, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था, उन्हें राज्य कर्मचारी बना दिया गया, उन्हें एक सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय बना दिया गया, जबकि लोग उनको ईश्वर से मिलाने वाला एक मध्यस्थ समझते थे। तो जब भी यहाँ पे विवाद होने की है, इस जो ये हुआ इसका फ्रांस में काफी विरोध हुआ था। फ्रांस की क्रांति के विरोध होना अब शुरू हो गए हैं। पहले तो फ्रांस की क्रांति के समर्थन में लोग आ रहे थे, अब धीरे धीरे फ्रांस की क्रांति के विरोध में भी लोग आने लगते हैं, क्योंकि फ्रांस की क्रांति में कुछ प्रावधान परंपरागत फ्रांस को गवारा नहीं हो रहे थे। ठीक है। तीसरा जो उन्होंने किया, उन्होंने इनको संविधान और राजा के प्रति उत्तरदायी कर दिया। मतलब पादरी को राजा, संविधान और कानून के प्रति शपथ लेनी होती थी। ठीक है। इसमें पादरी को राजा, संविधान तथा कानूनों के प्रति आस्था रखनी होती थी तथा उन्हें शपथ लेनी होती। तो कुछ पादरियों ने तो इस सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी को मान लिया, जिन्होंने मान लिया वो तो ज्यूरर कहलाए, जिन्होंने नहीं माना, इनका विरोध किया, वो नॉन ज्यूरर कहलाए। ठीक है। इसको मानने वाले पादरी ज्यूरर कहलाए। ठीक है। और ना मानने वाले नॉन ज्यूरर कहलाए। तो फ्रांस की जनता परंपरागतवादी थी, वो नहीं चाहती थी कि जो उसके पादरी है वो राज्य के द्वारा चुने जाए। ठीक है। तो इस प्रस्ताव का काफी ज्यादा फ्रांस में विरोध हुआ था। एक तरीके से फ्रांस की क्रांति का विरोध होना चालू हो गया था। ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। आगे हम चलते हैं। आगे एक और राजा से मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे राजा अपने जो हक है वो तरीके से त्याग देता है फ्रांस में, क्योंकि वो फ्रांस से पलायन करने की सोचता है। जनता के मन में ये भावना जाती है कि राजा ही हमारा नहीं है, राजा फ्रांस को नहीं चाहता है। ये एक राजा से बड़ी बहुत भारी मिस्टेक हो जाती है। यदि वो फ्रांस में रहता तो लोग उसको मानते कि भाई ये फ्रांस का के लिए ही है, लेकिन अब उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि क्रांति के जो लोग थे उनके पास एक मौका मिल गया। वो कहने लगा कि राजा फ्रांस को नहीं चाहता है। तो राजा का प्लान, घटनाओं में राजा का प्लान 20 जून 1751 ईस्वी में राजा वर्साय के महलों से भेष बदल के, और जो उसकी रानी थी मेरी आंतवानेट, वो एक रशियन महिला का रूप धारण करके निकल जाते हैं। लेकिन फ्रांस की सीमा के अंदर ही उन्हें वापस से पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है।
गिरफ्तार करने के बाद में अब जो क्रांति को संभालने हुए लोग थे उन्होंने राजा को कैद खाने में डाल दिया है, क्योंकि राजा ने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी तो राजा कैद खाने में पहुंच गया है। अब जो संविधान सभा जो बनी हुई थी वो संविधान निर्माण में लगी हुई है, तो 30 सितंबर 1751 में उसने अपना सारा संविधान बना दिया था। लेकिन अब यहाँ पे एक मिस्टेक होने वाली है संविधान निर्माताओं से, वो मिस्टेक हम देखते हैं। 30 सितंबर 1751 में संविधान का निर्माण कर चुकी है, संविधान का निर्माण कर चुकी। लेकिन इसमें एक रॉबस्पियर का एक प्रस्ताव आता है, उसमें बोला जाता है कि भाई संविधान सभा में कुछ जो लोग शामिल है उन्होंने हो सकता है कि कुछ प्रस्ताव अपने खुद के स्वार्थ के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए डलवाए होंगे। तो एक प्रस्ताव पारित होता है कि संविधान सभा में जो जो व्यक्ति शामिल था वो इस संविधान के क्रियान्वयन में शामिल नहीं होगा। मतलब आप सोच सकते हो कि संविधान बड़े बुद्धिजीवी और जो मैच्योर लोगों ने बनाया था, वो संविधान एक नौसिखिया लोगों को मिलने वाला था, क्योंकि अब मंत्री न तो वो मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं, ना सरकार में शामिल हो सकते हैं, ना वो किसी भी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक इस संविधान सभा ने कर दी थी। हालांकि इतिहास मिस्टेक करवाता है नहीं करवाता है उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे, लेकिन एक मिस्टेक जरूर हो गई मैच्योर लोगों से। मैच्योरिटी की बजाय एक नौसिखिया फ्रांस को उसका संविधान दे दिया गया चलाने के लिए, ठीक है। और इसके आधार पर फिर जो अक्टूबर में चुनाव हुए, 1 अक्टूबर में जो विधानसभा का निर्माण हुआ। विधानसभा हालांकि 2 साल के लिए बनाई गई थी, 51 से 53 के लिए, लेकिन वो 1 साल ही चल पाई, ठीक है। विधानसभा का निर्माण हुआ, विधानसभा बनी, लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि 1751 से 52 तक चली, 1 साल ही ये विधानसभा चली। इसमें क्या हुआ, जो जीत के आए थे लोग, जो जीत के आए थे उनमें एक कुछ लोग तो दक्षिण साइड में बैठे, जो दक्षिण साइड में बैठे वो तो संविधानवादी थे, फेमिलियंस। जो दक्षिण की तरफ बैठे, दाईं तरफ विधानसभा में जो दाईं तरफ बैठे, दाईं तरफ बैठने वाले संविधानवादी थे, संविधानवादी या जो उनको बोलते थे फेमिलियंस, ठीक है। और जो बाईं तरफ बैठने वाले वामपंथी कहलाए, ये तो दक्षिणपंथी कहलाए, दक्षिणपंथी, और ये कहलाए वामपंथी, ठीक है। यहाँ पे जीरोंदिस्ट बैठते थे, जीरोंदिस्ट जो थे वो जीरोंद प्रांत था फ्रांस में, ये लोग ज्यादातर वहां से बिलोंग करते थे, ठीक है। इसमें अलग से लिख सकते हैं जीरोंदिस्ट फ्रांस के एक प्रांत जीरोंद से आते थे, जीरोंद से आते थे, ठीक है। ये उग्र गणतंत्र के समर्थक थे, ये उग्र गणतंत्र के समर्थक थे, राजतंत्र के विरोधी थे, ठीक है। ये तो हो गया जीरोंदिस्ट।
एक दल और था फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण, वो था जैकोबिन का। ठीक है, वो था जैकोबिन, वो भी लिख लेते हैं जैकोबिन। देखो ये जो दौर चल रहा है भारत में, उस वक्त टीपू सुल्तान का शासन था। टीपू सुल्तान ने फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था और वो जैकोबिनों की ड्रेस पहनते थे। जैकोबिन की जो ड्रेस होती थी वो हाफ कुर्ती वाली होती थी, पजामे वाली। जैसे आप चार्ली चैपलिन की ड्रेस देख सकते हो, राज कपूर की जो आवारा मीन में जो वो पहनता है, तो इस तरह की ड्रेसें ये जैकोबिन पहनते थे। जैकोबिन नाम इनका इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जो सदस्य थे ज्यादातर एक जैकोबिन चर्च में मिलते थे। ठीक है, इसके सदस्य जैकोबिन चर्च में मिलते थे, जैकोबिन चर्च में मिलते थे, चर्च में मिलते थे। ठीक है, ये इनकी ड्रेस का बारे में तो बाद में बता देंगे आपको। ये भी उग्र गणतंत्र के समर्थक थे, उग्र गणतंत्र के समर्थक थे, उग्र गणतंत्र के ये समर्थक थे। इसमें सेंट जस्ट, डांटे और रॉब्सपियर इस तरह के लोग शामिल थे। ठीक है, इसमें सेंट जस्ट, डांटे और रॉब्सपियर जैसे लोग इसमें शामिल थे। तो ये भी एक तरीके से जो इधर विधानसभा में जो लोग हुए, फेनिलैंड तो संविधानवादी थे और बाईं तरफ बैठने वाले जिरोनिस्ट और जैकोबिन थे। अब एक नया दौर शुरू होता है विधानसभा के जरिए, जो कि आप फ्रांस की क्रांति में बार बार संविधान बदलते हैं। ठीक है, बार बार संविधान बदलते हैं, बार बार युद्धरत रखा जाता है, साजिशों का दौर चालू होता है, हत्याकांड होता है। तो ये सब फ्रांस की राज्य क्रांति की घटनाएं घटती है। अभी तक की घटनाएं यहाँ तक की है, आगे हम और घटनाओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।